श्रद्धा मर्डर केस में जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कई खुलासे भी सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस के लिए सबूतों को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती है। और इस बीच आपको बता दें, आरोपी को साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड की मंजूरी दी है। दिल्ली का दरिंदा आफ्ताब लगातार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, लगातार अपने बयान पलट रहा है। उसने जिस शातिराना तरीके से हत्या की है, पुलिस को इसे साबित करना बड़ी चुनौती है। इन्हीं आरोपों और साजिशों के खेल के बीच आरोपी आफ्ताब की दिल्ली के साकेत कोर्ट में पेशी हुई, जहां कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस को नार्को टेस्ट कराने की भी मंजूरी मिल गई। इस हत्याकांड की कड़ियां मुंबई से लेकर दिल्ली तक बिखरी हैं और उन्हें जोड़ना आसान काम नहीं है। दिल्ली में श्रद्धा का कत्ल करने के बाद वह मुंबई भी पहुंचा और करीब 15 दिन पहले ही उसने परिवार वालों के साथ मिलकर नए घर में शिफ्ट किया। मुंबई में आफ्ताब और श्रद्धा 2019 में नया गांव में रह रहे थे और फिर कुछ महीने बाद उसने अक्टूबर 2020 में वसई में फ्लैट किराए पर लिया। इन दोनों ही जगह आफ्ताब ने श्रद्धा को अपनी पत्नी बताया था। आफ्ताब ने घर के बिस्तर पर ही श्रद्धा का गला दबाकर उसकी जान ले ली थी। उसके बाद घर में उसके शव के 35 टुकड़े किए गए, लेकिन दिल्ली पुलिस हैरान है कि घर में खून का कोई धब्बा नहीं मिला। आफ्ताब ने पूरी तरह पक्का किया कि बिस्तर से कोई सबूत न मिले। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खून के धब्बों को ढूंढने के लिए क्राइम सीन पर बेनजीन नामक केमिकल फेंका जाता है। इससे जहां भी खून गिरा होता है वह जगह लाल हो जाती है। आफ्ताब को इस पुलिस प्रोसेस का पता था, इसीलिए उसने ऐसे केमिकल का इस्तेमाल खून साफ करने के लिए किया जिस पर बेंजीन बेअसर है। आफ्ताब ने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को 18 पॉलिथीन बैग में बंद कर फ्रीज में रखा था। शव के टुकड़ों के साथ वे तमाम पॉलिथीन भी उसके खिलाफ अहम सबूत है। अब तक ना तो शरीर के सभी टुकड़े बरामद हुए हैं और ना ही फ्रीज में खून के धब्बे मिले हैं। बेंजीन टेस्ट करने पर भी फ्रीज में खून के धब्बे नहीं मिले। दिल्ली पुलिस लगातार मेहरौली के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। वही श्रद्धा के पिता का कहना है कि जब तक आफ्ताब को मौत की सजा नहीं होती तब तक चैन नहीं आएगा। पुलिस को आफ्ताब की रिमांड मिल चुकी है। इस दौरान पुलिस को साबित करना होगा कि इसने ही श्रद्धा का कत्ल किया है, लेकिन सबूत न मिलने पर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। और आफ्ताब ने पुलिस को कई अहम राज बताए, जिसे सुनने के बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया। आफ्ताब ने बताया कि शव के टुकड़े करने में करीब 10 घंटे लगे। 1 घंटे तक शरीर के सभी टुकड़ों को पानी से धोया गया, फिर पॉलिथीन में बंद कर फ्रिज में वो रखता चला गया। इस दौरान ऑनलाइन खाना भी मंगवाया। काम खत्म होने के बाद वो बियर लेकर आया। तो ये पूरा जो सीक्वेंस रहा, जो क्रोनोलॉजी रहा, वो हम आपको दिखा रहे हैं। और काम खत्म होने के बाद वो बियर लेकर आया, नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखी और फिर वो सो गया। पहले भी श्रद्धा को मारने की सोच चुका था आफ्ताब। तो आफ्ताब का ये जो पूरा प्लान है वो हम डिकोड कर रहे हैं। डेटिंग ऐप से कई लड़कियों से वो मिला और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहा। और अब आगे बढ़ते हैं। रांची के ईडी दफ्तर में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी ने पूछताछ की। राज्य में अवैध खनन को लेकर ईडी लगातार जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर सोरेन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। अवैध खनन को लेकर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री सोरेन से ईडी ने घंटों पूछताछ की। ईडी के पास 100 सवालों की लिस्ट तैयार थी, जिसके लिए बाकायदा दिल्ली से अफसरों की टीम रांची पहुंची। इन सवालों में 1000 करोड़ के अवैध खनन का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सवाल शामिल हैं। वहीं पूछताछ के दौरान सीएम के लिए घर से खाना भी आया, जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जी भेजी गई। इधर ईडी से पूछताछ से पहले सोरेन ने केंद्रीय सरकार और राज्यपाल पर जमकर निशाना साधा। सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एजेंसियों को किसी ठोस निर्णय पे या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। सोरेन ने एक बार फिर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया। वहीं राज्यपाल को घेरते हुए कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से भेजा गया लिफाफा आज तक राज्यपाल ने नहीं खोला। महाठग सुकेश ने केजरीवाल के खिलाफ एक और लेटर लिखा, जिसमें टैब खरीदने में अनियमितता का आरोप लगाया, जिसके बाद एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली की सियासत गर्मा गई।
महाठग सुकेश लेटर बम के जरिए लगातार केजरीवाल सरकार को निशाने पर ले रहा है। अब इस ठग ने एक और चिट्ठी लिखी जिसने एक बार फिर दिल्ली के सियासी पारे को हाई कर दिया है। सुकेश ने मंडोली जेल से 4 पन्नों की चिट्ठी लिखी जिसमें दिल्ली के स्कूलों में टैब खरीद में अनियमितता का आरोप लगाया। सुकेश ने अपनी चिट्ठी में बताया कि स्कूलों में टैब खरीदने के समय नियमों का पालन नहीं किया गया, नियमों को ताक पर रखा गया। वहीं इस लेटर के बाद से बीजेपी के पास केजरीवाल को घेरने का एक और मौका मिल गया है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक और विवाद जुड़ गया। मंच पर राहुल गांधी ने जैसे ही राष्ट्रगान बजाने के लिए कहा तो भारत की जगह नेपाल का राष्ट्रगान बज गया, जिसके बाद राहुल गांधी ट्रोल हो गए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का विवादों से मानो चोली दामन का नाता हो चला हो। जब से ये यात्रा शुरू हुई है, हर दिन कोई न कोई नया विवाद सामने आ ही जाता है। अब इसी विवादों की फेहरिस्त में एक कड़ी और जुड़ गई है। अब राष्ट्रगीत, वो है राष्ट्रीय गान की। जी हाँ, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्रगीत की जगह गलत गीत बज गया, जिसके बाद राहुल गांधी ट्रोल हो गए। वाकया महाराष्ट्र के वासिम का है। राहुल यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राहुल ने कहा कि राष्ट्रगान बजेगा, लेकिन भारत की जगह नेपाल का राष्ट्रगान बज गया। अब राष्ट्रगीत, एक साथ सावधानों के साथ। हालांकि राहुल ने इस पर फौरन टोक दिया। वहीं बीजेपी के नेता इस वीडियो को शेयर कर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी नेता नितेश राणे ने राहुल पर तंज कसते हुए लिखा कि राहुल का कॉमेडी सर्कस। वहीं तमिलनाडु के बीजेपी नेता अमर प्रसाद रेड्डी ने भी ये वीडियो शेयर किया। सोशल मीडिया पर यूजर्स कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू हुई है। 7 नवंबर को इस यात्रा ने महाराष्ट्र में एंट्री ली, जो आगे जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। राहुल गांधी लगातार सावरकर के बहाने बीजेपी और आरएसएस को घेरते रहते हैं। वहीं अब राहुल गांधी ने एक बार फिर से सावरकर की कथित चिट्ठी को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोला। एक बार फिर राहुल गांधी ने सावरकर पर संघ को घेरने की कोशिश की। एक बार फिर राहुल ने सावरकर पर सवाल उठाए और एक बार फिर देश में सावरकर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे राहुल गांधी ने एक डॉक्यूमेंट दिखाते हुए उसे सावरकर की चिट्ठी बताया और उसकी आखिरी लाइन पढ़कर सुनाया। पहले उन्होंने वो चिट्ठी अंग्रेजी में पढ़ी, बाद में हिंदी में पढ़ी, जिसका मतलब था, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल गांधी ने बीजेपी के नेताओं और आरएसएस के लोगों से कहा कि अगर वो चाहें तो ये चिट्ठी देख सकते हैं। गांधी, नेहरू, पटेल ये लोग कई सालों तक जेल में रहे, लेकिन कोई चिट्ठी साइन नहीं की। और सावरकर को आखिर क्यों चिट्ठी साइन करनी पड़ी? राहुल के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। जगह जगह बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन किया और राहुल पर जमकर निशाना साधा। देखिए, बड़ा दुखद विषय है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारतवर्ष की शान, महाराष्ट्र के सपूत वीर सावरकर जी का अपमान करते हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी ने अपने भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर जी के लिए महाराष्ट्र में प्रयोग किए हैं, वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जैसे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का विवाद जो है वो यात्रा के पहले दिन से ही शुरू हो गया था। कंटेनर को लेकर विवाद हुआ। यात्रा की शुरुआत में ही राहुल गांधी और उनके वीआईपी कंटेनर को लेकर विवाद गहरा गया था।
चंदा वसूली, सब्जी वाले से मारपीट। कोल्लम जिले में एक सब्जी वाले ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर धमकाने का आरोप लगाया। सब्जी का व्यापार करने वाले व्यक्ति का आरोप था कि कोल्लम में भारत जोड़ो अभियान के लिए कांग्रेस पार्टी चंदे की रकम जुटा रही है। बच्चों के कारण नोटिस मिला। भारत जोड़ो यात्रा की रैली में बच्चों के शामिल होने पर राहुल गांधी को नोटिस मिल चुका है। तो ये तमाम विवाद जो हैं, ये यात्रा की शुरुआत से ही लेकर अभी तक ये विवाद उनका नाता नहीं छोड़ रहे हैं। और वहीं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए घमासान काफी तेज हो चुका है। डिंपल यादव पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में है। वहीं चुनाव से पहले अखिलेश ये नहीं चाहते कि लोगों को लगे कि यादव परिवार में कोई मनमुटाव है, इसलिए अखिलेश डिंपल के साथ शिवपाल यादव के घर मिलने पहुंचे। ये महज एक तस्वीर भर नहीं है, ये सत्ता की वानगी है। मैनपुरी का गढ़ मतलब यादव परिवार और इसी परिवार के मुखिया मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी की लोकसभा सीट और दावेदार के रूप में उभरी मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव। इस लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 5 दिसंबर को मतदान होना है और इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक बार फिर परिवार को साथ लाने की कवायद कर रहे हैं। अंदरूनी ना हो लेकिन सतही तौर पर मैनपुरी के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि परिवार साथ है। शायद इसलिए अखिलेश ने डिंपल के साथ शिवपाल यादव से सैफई में मुलाकात की। अखिलेश और शिवपाल की अनबन कोई आज की नहीं है, लेकिन मुलायम के निधन के बाद माना जा रहा था कि चाचा भतीजे सारी अदावत को भुलाकर एक साथ आ जाएंगे। मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार से लेकर अस्थि कलश विसर्जन और शांति पाठ तक शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच प्यार दिखा, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा भतीजे के बीच तलखियां मिट गई हैं और मुलायम कुनबा फिर से एकजुट है। लेकिन डिंपल यादव के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते वक्त ना तो शिवपाल यादव दिखे थे और ना ही उनके बेटे आदित्य यादव। इसके बाद से शिवपाल की नाराजगी के कयास लगाए जा रहे थे। बहरहाल एक बार फिर ये परिवार एक साथ दिखा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने मैनपुरी में सेंध लगाने के लिए रघुराज शाक्य को टिकट दिया था। रघुराज शिवपाल यादव के करीबी हैं, वो सपा से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं। जब शिवपाल यादव ने प्रसपा का गठन किया था तो रघुराज सपा से प्रसपा में आ गए थे। हालांकि 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वे प्रसपा से बीजेपी में शामिल हो गए थे। माननीय नेताजी हमारे गुरु रहे। सबसे पहले तो नेताजी का आशीर्वाद रहा। नेताजी हमारे गुरु रहे और धरती पुत्र मुलायम सिंह को ऐसे नहीं कहा गया। बहुत बड़े नेता थे, बड़े दिल के नेता थे, बड़े नेता थे। उन्हीं के शिष्य हम भी हैं। राजनीतिक गुरु माने शिवपाल सिंह जी है, बुला के आए, राजनीति में लेके आए। लेकिन चाचा और भतीजे का साथ सिर्फ चुनावी मौसम में ही देखने को मिलता है। देखना होगा कि इस बार ये साथ कब तक रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन से पहले केक काटने का वीडियो सामने आया, लेकिन केक की आकृति को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी ने हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ को हनुमान भक्त बताया। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्मदिन समारोह की हैं। केक काटा जा रहा है, टीका लगाया गया, आरती की थाल सजी, कमलनाथ को बुके गिफ्ट में मिल रहे हैं। सब कुछ ठीक है या कहें कि सब कुछ ठीक था तब तक जब तक लोगों की निगाहें इस केक की आकृति पर नहीं गई थी। मंदिर के आकार और हनुमान जी की तस्वीर वाले केक को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने कमलनाथ पर निशाना साधा और हिंदुओं के भावनाओं का अपमान करने वाला कृत्य बताया। बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी इस पर सवाल खड़े किए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि केक पर हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं और फिर उसे काटते हैं। मानसिकता बदलिए कमलनाथ जी। आस्थाओं पर कुठाराघात मत करिए, चुनावी हिंदू मत बनिए। आप और आपके नेता राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में मंदिर कहीं नहीं गए, पर मध्य प्रदेश में आने पर एक नया विवाद खड़ा करते हैं। ऐसा मत करिए, लगातार कुठाराघात मत करिए और भगवान से जो टुकड़े टुकड़े किए हैं आपने चित्र के, मंदिर की प्रकृति के, उसके लिए भगवान से माफी मांगे। हालांकि कांग्रेस ने इस पर सफाई दी है। कांग्रेस ने बताया कि कमलनाथ एक धार्मिक व्यक्ति हैं और केक उनके बनाए हुए मंदिर के आकार का ही था। जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तैयबा ने 12 पत्रकारों को धमकी दी है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लेकिन आतंकियों के खौफ की वजह से श्रीनगर के स्थानीय समाचार पत्र के 5 पत्रकारों ने इस्तीफा दे दिया है। लश्कर ए तैयबा की मीडिया शाखा ने पत्रकारों का नाम जारी कर ये धमकी दी है।
जिन पत्रकारों को धमकी दी गई है उनमें से कुछ को पहले ही सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन फिर भी धमकी भरे पोस्टर से पत्रकार डरे हुए हैं। कश्मीर में पत्रकारों को अक्सर धमकियों का सामना करना पड़ता है। जून 2018 में आतंकवादियों ने राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी सहित 12 से ज्यादा कश्मीरी पत्रकारों की उनके काम के कारण हत्या कर दी थी। उसी तरह की दहशत एक बार फिर बनाने की कोशिश की जा रही है। घाटी में पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है। 89 के बाद 2022 तक जम्मू कश्मीर में कई एक मौकों पर मिलिटेंट आउटफिटर्स ने ऐसे लिस्ट भी जारी किए जिसमें पत्रकारों को या जर्नलिस्टों को अपने काम करने से मुतल्लिक उनसे सलाह मशवरा या हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। घाटी में रवां हफ्ते के दौरान कई एक जर्नलिस्टों के नाम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टीआरएफ संगठन ने जारी कर दिए जिसमें उन्हें बाज आने की तलकीन की गई है। हम इस वक्त श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मौजूद हैं और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में यहाँ के कई एक अखबारात, कई एक टेलीविजन चैनल, कई एक न्यूज पोर्टल्स के साथ जो वाबस्ता जर्नलिस्ट हैं उनको कहीं न कहीं थ्रेट का सामना करना पड़ रहा है। अभी श्रीनगर पुलिस ने अपना ट्वीट जारी करते हुए बयान को इस तरह से पेश किया है। श्रीनगर पुलिस लिखती है कि घाटी में जिस तरह से कई एक न्यूज पोर्टल्स, कई एक सोशल मीडिया गैर जिम्मेदार यानी इररिस्पॉन्सिबल तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लेते हैं, पत्रकारों का नाम लेते हैं, जो सरासर गलत है। घाटी में बड़ी स्टोरी डेवलप होते ही जब जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को इस तरह से धमकी दी गई तो रवां हफ्ते के दौरान कई एक पत्रकारों के नाम आने के बाद गिरफ्तारियां भी हुई है, कई एक को डिटेन भी किया गया जिनसे पूछताछ जारी कर दी गई। इधर सुरक्षा बलों के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों की यकीन दिलाई कि जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को कोई खतरा नहीं है और इस मसले से भी डील किया जाएगा। जबकि सुराग रसां एजेंसी ने बाज़ाब्ता तौर पर सज्जाद गुल जो कि आतंकी लश्कर तैयबा से वाबस्ता है, पाकिस्तान में बैठने के संकेत करते हुए कहा कि उनके इशारों पर ही यहाँ के पत्रकारों को डराने धमकाने की कोशिशें की जाती है। जबकि जराये का यकीन किया जाए तो घाटी के कई एक पत्रकारों का नाम भी एजेंसी इस वक्त खोज रही है जो मुल्क छोड़कर दूसरी जगहों पर सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, भारत 24, श्रीनगर प्रेस कॉलोनी। बरेली में राजधानी एक्सप्रेस से एक टीटी ने फौजी को धक्का मार दिया जिससे उसके दोनों हाथ पैर कट गए। हालांकि इसके बाद हंगामा देखने को मिला और फौजी के साथियों ने टीटी की धुनाई कर दी। बरेली रेलवे स्टेशन पर एक फौजी का पैर कट गया, दूसरा पैर बुरी तरह से कुचल गया और सिर में भी चोट आई। आरोप है कि ऐसा किसी लापरवाही की वजह से नहीं बल्कि ट्रेन के टीटीई के फौजी को धक्का देने की वजह से हुआ। बलिया का रहने वाला जवान सोनू राजपूत बटालियन जयपुर में तैनात है और वो राजधानी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से दिल्ली जा रहे थे। बताया जा रहा है कि सोनू प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन चलने को हुई तो लो थर्ड एसी कोच नंबर B8 में चढ़े। इसी दौरान टीटीई ने उन्हें धक्का दे दिया जिससे वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंस गए जिससे उनका एक पैर पूरी तरह से कट गया। हादसे के बाद ट्रेन में सवार दूसरे फौजियों ने हंगामा शुरू किया और टीटीई की पिटाई भी की, लेकिन टीटीई मौका पाकर भाग गया। गुस्साए फौजियों ने ट्रेन को रोक दिया जिसके बाद सेना पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और फौजी को मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती कराया। फिलहाल आरोपी टीटीई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। तहरीर पर मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। क्या टीटी को गिरफ्तार किया गया है? टीटी अभी फरार है, मुकदमा लिख करके आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये बता रहे हैं लोग संभवतः टिकट को लेकर के कुछ कहासुनी हुई है। G20 शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कैमरे के सामने कनाडा के पीएम को धमकाया। ये वीडियो देख पूरी दुनिया हैरान हो गई और एक बार फिर से साबित हो गया कि चीन किस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आता है। दुनिया के सामने भारत चीन की कथनी और करनी का फर्क कई बार सामने लाता रहा है, लेकिन G20 की बैठक में इस बार खुलेआम चीन की गुंडाई देखने को मिली। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से दादागिरी दिखाते दिखे। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें जिनपिंग कनाडा के पीएम को हड़काते हुए दिखे। चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे बीच जो भी बातचीत हुई उसे अखबार में लीक कर दिया जाता है, ये सही नहीं है। जब दोनों के बीच बातचीत खत्म हुई तो जिनपिंग ने धमकी भरे अंदाज में ट्रूडो को कहा कि ये सब ठीक है लेकिन शर्तें पहले रहेंगी। ट्रूडो ने जिनपिंग के आरोपों पर ड्रैगन को जमकर सुना दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा खुली बातचीत में भरोसा रखता है। कनाडा में हम स्वतंत्र, खुले और निष्पक्ष बातचीत में विश्वास करते हैं और आगे भी इसे जारी रखेंगे।
उन्होंने कहा कि हम आगे भी साथ काम करते रहेंगे, लेकिन ऐसे मुद्दे आएंगे जिन पर भविष्य में हम सहमत नहीं होंगे। दरअसल ट्रूडो ने G20 की बैठक के तर जिनपिंग के साथ बैठक में कनाडा में चीनी हस्तक्षेप पर नाराजगी जता दी थी। कनाडा की पुलिस ने कनाडा की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी हाइड्रोक्यूबिक में काम करने वाले एक कर्मचारी को चीन के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा, जिस पर आरोप था कि वो ट्रेड सीक्रेट को चोरी करने की कोशिश कर रहा था ताकि चीन को फायदा हो सके। चीन अपने पैसे और ताकत के दम पर दुनिया में ऐसी हरकतों को अंजाम देता है जो कई बार छिपी रह जाती है, लेकिन इस बार कनाडा ने खुलेआम उनकी हरकतों को बेपर्दा कर दिया। चीन पर कोरोना से लेकर ऐसे तमाम आरोप लगे हैं जिससे वो इनकार करता रहा है, लेकिन ट्रूडो के जवाब ने चीन की पोल खोल कर रख दी है। लेकिन जिस तैश में जिनपिंग ने ट्रूडो को धमकाने की कोशिश की वो हैरान करने वाला था। यूएन में भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चिंता जताई है, कहा है कि तनाव कम करने के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करेंगे। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूक्रेन के हालात को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत यूक्रेन की स्थिति और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने को लेकर चिंतित है। भारत ने लगातार युद्ध को खत्म करने और बातचीत पर लौटने का आह्वान किया है। भारत तनाव कम करने के सभी प्रयासों का समर्थन करने के लिए तैयार है। रुचिरा कंबोज ने कहा है कि रूस यूक्रेन का युद्ध यूरोप तक ही सीमित नहीं है, इसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ रहा है। कंबोज ने आगे कहा कि कोरोना महामारी के बाद शुरू हुए युद्ध से ऊर्जा और खाद्य संकट गहरा रहा है। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने जिस काला सागर अनाज और उर्वरक पैकेज सौदे को मंजूरी दी है उसे सभी पक्षों द्वारा सभी पहलुओं में ईमानदारी से लागू किया जाए। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आम सभा में सोमवार को यूक्रेन पर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बनाने वाला प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके पक्ष में कुल 94 देशों ने मतदान किया, जबकि 14 ने इसके खिलाफ मतदान किया। वहीं भारत सहित 73 देशों ने भाग नहीं लिया था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच कल से T20 सीरीज की शुरुआत होगी। पहला मैच वेलिंगटन में खेला जाएगा। टीम इंडिया की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है, तो न्यूजीलैंड की बागडोर केन विलियम्स संभाल रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीमें तैयार हैं एक दूसरे से भिड़ने के लिए। दोनों के बीच ये सीरीज रोमांचक होने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि T20 विश्व कप में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन एक जैसा रहा था। दोनों टीमें सुपर 12 में अपने अपने ग्रुप में टॉप पर रहते हुए सेमीफाइनल में पहुंची थी और दोनों को ही वहां हार का सामना करना पड़ा। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम में कुछ ज्यादा बदलाव हुए हैं, लेकिन केन विलियमसन की टीम में ज्यादा चेंज नहीं है। रोहित शर्मा और केएल राहुल न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में युवा बल्लेबाज ईशान किशन टीम इंडिया के लिए ओपनिंग कर सकते हैं। ईशान विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनका भारत के लिए खेलते हुए स्ट्राइक रेट 131.15 का है। दूसरे छोर से ईशान का साथ दीपक हुड्डा दे सकते हैं। वर्ल्ड कप की टीम में दीपक को जगह मिली थी, लेकिन उन्हें बहुत कम मौके मिले। दीपक पहले भी भारतीय टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी कर चुके हैं। 153.40 का है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में नंबर 3 पर स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। श्रेयस इन दिनों बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना तय है। नंबर 5 पर कप्तान हार्दिक पांड्या आ सकते हैं। बॉलिंग में भी पांड्या खासा योगदान दे सकते हैं। टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हो सकते हैं। उन्हें नंबर 6 पर मौका मिल सकता है। वो मैच फिनिशर का रोल भी निभाते दिखेंगे। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने दिनेश कार्तिक पर भरोसा जताया था, लेकिन खराब प्रदर्शन के कारण उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। लोअर ऑर्डर में नंबर 7 पर ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की जगह पक्की है। सुंदर नंबर 7 पर बल्लेबाजी के साथ साथ ऑफ स्पिन गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए अहम भूमिका निभाते नजर आए। आप देख रहे थे वंदे भारत। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं आपके लिए और खबरें लेकर।